हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपेश कुमार जैन एंड आज हम पढ़ेंगे मेमोरी एक्सेस मेथड्स के। कल हमने देखा था कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, मेमोरी की यूनिट्स क्या क्या है, वर्ल्ड वाइड एड्रेस क्या है, वर्ल्ड एड्रेसेबल मेमोरी क्या होती है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी क्या होती है, हमने ये पढ़ा। आज हम मेमोरी एक्सेस मेथड्स के बारे में बताएंगे। तो बिना किसी देरी के मैं स्लाइड शो स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। या हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेमोरी एक्सेस मेथड्स। कि हम जब हम मेमोरी में से डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके अलग अलग मेथड होते हैं। अब क्या क्या मेथड होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इच मेमोरी टाइप इज कलेक्शन ऑफ न्यूमरस मेमोरी लोकेशन। कि हमारे हर मेमोरी की लोकेशन अलग अलग है। मेन मेमोरी में कुछ डाटा पड़ा हुआ है, कुछ सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, कुछ डाटा हमारा कैश मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो पहले उस डाटा को एक्सेस करने के लिए हमें मेमोरी की लोकेशन को लोकेट करना होगा और वहां से फिर डाटा को रीड एंड राइट करना होगा। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हमें प्रोवाइड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। Here is the each memory type is collection of numerous memory location. To access data memory, first the must located and then data read from the memory location. Following methods are access to information from locations. फर्स्ट एक्सेस है हमारा रैंडम एक्सेस। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि रैंडम। सेकंड है हमारा सिक्वेंशियल एंड थर्ड है हमारा डायरेक्ट। हम रैंडम एक्सेस की बात करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्या होता है कि मेन मेमोरीज जो होती है हमारी मेन मेमोरी दैट आर रैंडम एक्सेस मेमोरीज इन विच इच मेमोरी लोकेशन इज ए यूनिक एड्रेस। हर मेमोरी का एक यूनिक एड्रेस होगा, हर इंस्ट्रक्शन का एक यूनिक एड्रेस होगा और उस यूनिक एड्रेस पे एनी मेमोरी लोकेशन कैन बी रीच्ड एंड सेम अमाउंट ऑफ टाइम। कि सेम अमाउंट किसी भी डाटा इंस्ट्रक्शन को वहां से एक्सेस करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। आप एक डाटा को निकाल रहे हो, आप दूसरे डाटा को निकाल रहे हो, तो सेम टाइम ऑफ ऑर्डर आपको वहां पे यूज करना होगा एक्सेस करने के लिए। सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है कि दिस मेथड अलाउ मेमोरी एक्सेस इन सीक्वेंस इन ऑर्डर। कि सीक्वेंस में अगर आपने पहला कर लिया तो उसके बाद आप दूसरा ही करोगे, फिर तीसरा ही करोगे, फिर चौथा करोगे। ये नहीं कि आपने जैसे लाइक कि यहां से मेरा पहला डाटा यहां पड़ा हुआ है, दूसरा डाटा यहाँ है, तीसरा डाटा, तो आप पहले पे जाओगे, फिर दूसरे पे जाओगे, फिर आप तीसरे पे जाओगे। ये नहीं डायरेक्ट पहले से तीसरे पे आ गए। तो आप डायरेक्ट आप सीक्वेंस में एक्सेस कर रहे हो डाटा को ऐसे, नॉट कि आप डायरेक्टली एक्सेस कर लो। डायरेक्ट एक्सेस, हाँ, इन दिस मोड डायरेक्ट एक्सेस मोड में क्या होता है, हमारे जो डाटा के इंस्ट्रक्शन हमारा डाटा पड़ा हुआ है वो अलग अलग ट्रैक में हम प्रोवाइड करा ब्रेक कर देते हैं। कि एक ब्लॉक अलग बना दिया, दूसरा ब्लॉक अलग बना दिया, तीसरा ब्लॉक अलग बना दिया और उस ब्लॉकों के अंदर हमारे ट्रैक्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, तो उन ब्लॉक्स के अंदर हमारे ट्रैक्स होते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस में आप मेमो डाटा तो एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि वहां भी रैंडम एक्सेस कर रहे हो, डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो, बट वहां पे हर डाटा को एक्सेस करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। पर डायरेक्ट एक्सेस में क्या होगा कि एक ब्लॉक से डाटा निकालना है तो उसका अलग टाइम हो सकता है और दूसरे ब्लॉक से डाटा निकालना है तो उसका टाइम अलग हो सकता है। तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम ऑर्डर ये फॉलो नहीं करता। यही रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस में हमारा डिफरेंस होता है। अब हम रैंडम एक्सेस मेथड्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ उसके टाइप्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। रैंडम एक्सेस होता क्या है कि बोथ DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आर टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। यस, यू ऑल नो अबाउट दैट कि RAM एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, एक इंटरनल टू इंटीग्रेटेड चिप है। स्टोर द प्रोसेसर and microcontroller or other processor will use constantly to store variables used in operations while performing calculation। जो भी हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं हमारे पीसी के ऊपर वो हमारे रैम में स्टोर है डाटा, रोम में स्टोर है डाटा। तो उन टाइप से हम करते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइस किस तरह से वर्क करती है, तो उसकी थोड़ी सी वर्किंग हम समझेंगे। तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग हमने SRAM और DRAM के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी DRAM होती क्या है। DRAM, व्हाट इज द DRAM? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन 100% मिल सकता है। DRAM सेल हैज द प्रेजेंस ऑफ डाटा बिट 1 और 0। DRAM सेल हैज प्रेजेंस ऑफ डाटा बिट 1 और 0। 1 और 0 बिट में आपका डाटा करेस्पॉन्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस द स्टोर्ड चार्ज इन कैपेसिटर्स। किस पर डिपेंड करता है कि आपका बिट 1 काम कर रहा है, आपका बिट 0 काम कर रहा है? वो डिपेंड करता है आपका चार्ज इन कैपेसिटर। अगर आपका कैपेसिटर पर चार्ज 0 है, दैट मीन्स कि बिट 0 का एड्रेस होगा। चार्ज 1 है तो मतलब वो एक्टिव स्टेट में है, तो वहां पे बिट कैपेसिटर पर चार्ज 1 होगा। लाइक कि हम गेट पढ़ते हैं तो गेट बाइनरी एड्रेस में 1 इज ऑफ, 1 इज ऑन एंड 0 इज ऑफ। दैट्स, तो ऐसे वर्क करता है। ए हाईएस्ट स्टोरेज कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग DRAM। कि अगर आपको हाईएस्ट स्टोरेज अचीव करना है तो आप DRAM का यूज कर सकते हो। 1 रिक्वायर बिट इज इक्वल टू 1 ट्रांजिस्टर। कि एक बिट के एड्रेस को स्टोर करने के लिए आपको एक ट्रांजिस्टर की वहां पे यूज होती है। DRAM इज लेस एक्सपेंसिव देन करस्पॉन्डिंग टू SRAM। DRAM हमारा लेस एक्सपेंसिव रहता है करस्पॉन्डिंग टू SRAM।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अभी इसका थोड़ा सा सर्किट पढ़ेंगे तब आपको एक लाइन बोलूंगा मैं, तब आप समझ जाओगे। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है कि इस टाइप से ये डीरैम मेमोरी डीरैम चिप्स होती है। इसके आगे बढ़ते हैं। डीरैम का ये सर्किट है। ये डीरैम के सर्किट में क्या होता है कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर होता है। एक ही ट्रांजिस्टर की बात करी थी हमने कि 1 बिट एक ट्रांजिस्टर। यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है, ये हमारा कैपेसिटर है। और बेसिक डीरैम ये हमारी एड्रेस लाइन होती है, ऐसे यहाँ से ये हमारी एड्रेस लाइन होती है और ये ग्राउंड से हमारा कनेक्ट होता है। अब कैपेसिटर पे चार्ज 0 है और कैपेसिटर पे चार्ज 1 है, ये डिपेंड करता है। कैपेसिटर पे चार्ज 1 है, 0 है, तो ये ऑफ स्टेट में है, मतलब इनएक्टिव स्टेट में। और कैपेसिटर पे चार्ज 1 है तो ये हमारा एक्टिव स्टेट में है, एक्टिव। ओके, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आते हैं यहाँ पे। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि डाटा स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ चार्ज, कि डाटा जो हमारा स्टोर हो रहा है वो चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है। चार्ज हमारा कैपेसिटर के अंदर होता है। दिस चार्ज लीक्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ये चार्ज हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद लीक होने लग जाता है कि वहां से डाटा हमारा डिलीट या रिमूव होने लग जाता है। तो उस डाटा को रिमूव होने से बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए सिचुएशन को, दिस इज नीड टू बी रिफ्रेश फ्रिक्वेंटली। इसको नीड पड़ती है कि फ्रिक्वेंटली हम हमारी मेमोरी को रिफ्रेश करते रहे, डीरैम को रिफ्रेश करते रहे। रीड एंड राइट ऑपरेशन इज सस्पेंडेड व्हाइल रेफ्रेश साइकिल इज गोइंग ऑन। और जब आप रेफ्रेश कर रहे हो, रिफ्रेश कर रहे हो आपने अपने रैम को, तो आपका जो प्रोसेस चल रही है रीड एंड राइट ऑपरेशन की, वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, आपकी सस्पेंड हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एक्सेस टाइम गेट्स इंक्रीज्ड। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि आपका एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको जब जब भी नीड पड़ेगी कि डाटा लीक होने से बचाना है, तब तब आपको उसको रिफ्रेश करना ही होगा। ये हमारा मेन मेमोरी के अंदर होता है। मेन मेमोरी के अंदर इसका एग्जांपल मेन मेमोरी है। नेक्स्ट आता है हमारा एसरैम। एसरैम, व्हाट इज द एसरैम? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कैसे वर्क करता है कि फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करता है। फ्लिप फ्लॉप आप वर्ड से ही जान रहे हो कि फ्लिप फ्लॉप ऐसे गेम की तरह समझो। ये फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्टेड होता है। ये फ्लिप फ्लॉप के बेसिकली ये फ्लिप फ्लॉप की स्ट्रक्चर की तरह होता है। एज लॉन्गर एज पावर इज अप्लाइड इट इज एबल टू रिटेन डाटा। जब तक इसको पावर प्रोवाइड करते रहेंगे, ये हमारे डाटा को रिटेन करता रहेगा। जैसे ही पावर हटाया, इसका डाटा गायब। ये रीजन, और इसका एडवांटेज क्या हुआ हमारे पास कि हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो एक्सेस टाइम हमारा ऑलरेडी कम हो गया। तो दिस रीजन हेल्प्स टू अवॉइडिंग रिफ्रेशिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीरैम की जगह में एसरैम यूज क्यों कर रहे हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स है जो यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने। 6 ट्रांजिस्टर यूज करता है, 2 कंट्रोल लाइंस यूज करता है, 1 डीसी वोल्टेज यूज करता है, बिट लाइन बी और बी डैश यूज करता है। ये बी बार है, एक तरीके से इसको बी बार भी लिख सकते हो आप, बी डैश लिखा है मैंने, एड्रेस लाइन को यूज करता है। तो आपके कंपोनेंट, अगर आपको एमसीक्यूज एग्जाम में आ जाए तो आप को उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कि कौन कौन से उसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें यूज होती है पता रहना चाहिए। इसके सर्किट को समझते हैं। इसको सर्किट को समझने के लिए मैंने बोला कि 6 ट्रांजिस्टर होते हैं, T1, T2, T3, T4, T6 और T5। और 2 हमारे कैपेसिटर होते हैं यहाँ पे, C1 एंड C2। ये हमारे कैपेसिटर है, कनेक्ट है। डीसी वोल्टेज हमारा है, यहां से बिट लाइन बी, ये बी बिट लाइन है और ये बी बार बिट लाइन है। यहाँ एड्रेस लाइन होती है हमारी, और ये ग्राउंड से हमारा कनेक्ट होता है। कैसे वर्क करता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। बाइनरी वैल्यू स्टोर्ड होती है हमारी फ्लिप फ्लॉप लॉजिकल गेट कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, यूज्ड फॉर फास्ट मेमोरी सिस्टम। फास्ट मेमोरी सिस्टम, कैशे मेमोरी, ये कैशे मेमोरी का एक एग्जांपल है। कैशे मेमोरी हमें कैसे वर्क, और ऑब्वियसली मैंने वो एक लाइन बोली थी, आपको पता है अभी, कि DRAM is less expensive than corresponding SRAM. Why? Because DRAM use only 1 transistor and SRAM use 6 transistor, and we know that कि 6 transistor एक ट्रांजिस्टर की तुलना में तो एक्सपेंसिव होगा ही होगा। इसको वर्क कैसे करते हैं कि लॉजिक स्टेज हमारे पास 0 है, 1 है, 0 इज ऑफ एंड 1 इज ऑन। C1 हाई, हमारा कैपेसिटर 1 कब काम करेगा, जब हमारा T1 एंड T1 ट्रांजिस्टर और T4 ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ स्टेट में होंगे, और T2 और T3 हमारा एक्टिव स्टेट में हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, C1 हमारा हाई हो जाएगा। देन अगर C2 को हाई करना है तो हमें क्या करना होगा, T3 और T2 जो हमने पहले किए थे उनको ऑफ करना होगा। सॉरी, यहां पे मैंने गलत लिख रखा है, ये इसको ऑफ करना होगा और इसको एक्टिव करना होगा। तो ये हमारे T1 और T4 तो एक्टिव हो जाएंगे ना, और T3 और T2 जब ऑफ हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, C2 हमारा
हाई स्टेट में चला जाएगा। ये सॉरी गाइज, ये क्रॉस का चिन्ह है कि ये हमारे ऑफ कंडीशन में है, ये हमारे ऑन कंडीशन में है, तो ये हमारा C2 वह हाई हो जाएगा इसलिए। तो यही था SRAM और DRAM कैसे वर्क करता है, इनकी लॉजिकल कैसे इनके डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे DRAM वर्क करती है, कैसे SRAM वर्क करती है। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। इसके नेक्स्ट में हम कैश मेमोरी पढ़ेंगे, कैश मेमोरी टेक्निक्स पढ़ेंगे, कैश मेमोरी रोम रैम के बारे में जानेंगे और कैसे एड्रेस बस मेमोरी वर्क करती है उसके बारे में जानेंगे। तो थैंक यू गाइज।